श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। मैं डॉक्टर प्रमाण दास संस्कृति में सहायक प्रोफेसर किंदायन कामाख्या संस्कृति महाविद्यालय महरीर मधुबनी। प्रिय छात्रों, 27 जुलाई को भाषा विज्ञान भाषा बोली ले गए थे, उसी को पूरा कर रहा हूँ। थोड़ा रह गया है। शास्त्रीय स्थिति खंड भाषा विज्ञान भाषा बोली में अंतर, आर्थिक सामाजिक पारस्परिक संपर्क बोली भाषा में सबसे जरूरी है। आज 29 जुलाई 29/7/2020 ईस्वी। भाषा विज्ञान में भाषा बोली में अंतर, थोड़ा आगे ले जा रहा हूँ। तीसरा फिगर है धार्मिक कारणों से भाषा की प्रसार का हमारे यहाँ सर्वोत्तम उदाहरण है संस्कृत। प्राचीन समय में साहित्यिक और सांस्कृतिक कारणों से संस्कृत का प्रचार और प्रसार हुआ ही, किंतु उसके प्रसार का एक प्रमुख कारण धार्मिक भी था। भारत तब धर्म निरपेक्ष नहीं बल्कि धर्मप्राण था और धार्मिक दृष्टि से कृत्य जग जाप पूजा पाठ संस्कार आदि होते थे तब संस्कृत के ही माध्यम से। इसीलिए संस्कृत भाषा जननी मानी गई है। पूर्व से काल से ही स्वभावतः संस्कृत सीखनी पड़ती थी और देश के विभिन्न भाषाभाषी अंगों को जोड़ने में संयोजक श्रृंखला का काम करती थी। शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था, किंतु उन्होंने समस्त भारत में अपना संदेश संस्कृत के माध्यम से ही फैलाया। आज संस्कृत के अध्ययन अध्यापन से विरत हो जाने पर भी यज्ञों पवित्र विवाह आदि अवसरों पर संस्कृत का प्रयोग अनिवार्य समझा जाता है और बिना मंत्रों के उच्चारण के काम नहीं चलता। भले ही उच्चारण गलत हो या बिना अर्थ समझे। भारत के किसी तीर्थ में जाएं, चाहे उत्तर में हिमालय के क्रूर और स्थित बद्रीनाथ हो, चाहे सुदूर दक्षिण में महासागर से प्रक्षालित रामेश्वरम, चाहे पूर्वी स्थित जगन्नाथपुरी हो या पश्चिम स्थित द्वारका, सर्वत्र हिंदी सुनने को मिलती है। वस्तुतः आज इस देश में हिंदी का एकमात्र ऐसी भाषा है जो विभिन्न भाषिक समुदायों को विचार विनिमय और ऐसा संपादन का माध्यम है। तो शिक्षित समुदाय का काम अंग्रेजी से चल जाता है, पर अशिक्षित लोगों को जोड़ने का एकमात्र माध्यम हिंदी है और इसका प्रमाण भारत के तीर्थ स्थानों में जाने से अनायास मिल जाता है। तो कहने का अभिप्राय है किसी भी कार्य में संपर्क जरूरी है और संपर्क से बोली भाषा में परिणत हो जाती है। साहित्यिक कारण से भी बोली से भाषा में परिणत हो जाती है। जैसे पहले कहा गया है कि भाषा के निर्माण का अत्यंत साधन साहित्य है। बोलियों में भी जब पर्याप्त साहित्य रचना हो जाती है तो वे भाषा की सीमा में आ जाती है। यद्यपि यह ठीक है कि भाषा अपने के लिए केवल साहित्य की पर्याप्त नहीं है। यहाँ संस्कृत का उदाहरण यहाँ भी अनुप्रेक्षणीय है। संस्कृत जब सामान्य भाषा के रूप में गृहीत हुई तो उनकी बोलियां रही होगी, इसमें संदेह नहीं, किंतु संस्कृत की साहित्य समृद्धि ने गौरव को अक्षुण्ण रखा। विद्यापति की रचनाओं ने मैथिली को सूर की रचनाओं से ब्रजभाषा को और तुलसी की रचनाओं ने अवधि को जो गरिमा दी वह किसी भी गौरवशाली भाषा से हटकर
ले सकती है। तो साहित्यिक कारण संपर्क से साहित्यिक कारण से बोली का सीमा कम होती है और भाषा में विस्तार हो जाती है। प्रत्येक देश की प्राचीन साहित्य मौखिक ही था और जिसे लोक साहित्य कहते हैं मौखिक ही होता है। वेद शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही जीवित रहे, इसीलिए उन्हें श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का अर्थ है सुनना, अर्थात सुनने की वस्तु। रामायण की रचना भी आरंभ में मौखिक पाठ के लिए ही हुई थी, जैसा लव कुश की जनश्रुति से स्पष्ट है। आ रहा संपूर्ण उत्तर भारत के जनकंठ में ही विगत कई शताब्दियों से जीवित चलता आ रहा है। तो इस तरह से संपर्क साहित्य से बोली कम हुआ और भाषा धीरे धीरे विस्तार हुआ। राजनीतिक कारण से भी बोली भाषा में परिणत हो जाती है, जिसका कारण संपर्क से ही हो जाता है। आधुनिक युग के आरंभ में पूर्व भारत में क्षेत्रीय बोलियां भाषाओं का बहुल था और प्राधान्य भी, क्योंकि केंद्रीय शासन का अभाव था। इसीलिए किसी व्यापक केंद्रीय भाषा की आवश्यकता हुई नहीं। संपूर्ण देश की एक भाषा ही हो जाया करती थी। प्राचीन भारत में पाली का जो इतना प्रचार हुआ वह राजनीतिक आवश्यकताओं से प्रेरित होकर ही बिहार के गांधार तक अशोक ने अपने संदेश और आदेश पाली में अंकित कराए। पाली को वह गौरव कभी नहीं मिल पाता यदि अशोक ने उसे नहीं अपनाया होता। वह इसी देश में सीमित नहीं रही बल्कि बौद्ध हीनयान की भाषा के रूप में बर्मा, श्याम, लंका तक पहुंच गई। अंग्रेजों ने अनेक देशों और द्वीपों को अपना उपनिवेश बनाया, जिससे राजभाषा के रूप में अंग्रेजी सीखने की यहाँ को लोग बाध्य हुए। स्वभावतः उनका प्रसार हुआ। साहित्य दृष्टि से फ्रांसीसी अंग्रेजी से श्रेष्ठ हैं, फिर भी उसका उतना प्रचार नहीं हो सका, क्योंकि फ्रांस उतने उपनिवेश कायम नहीं कर सका। शासन सूत्र टूटकर बिखर गया तो सारे उत्तर भारत में फैल गई। बाद में अंग्रेजों ने उसका महत्व समझा और देखा कि हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो विभिन्न भाषी क्षेत्रों में समान संप्रेषण का कार्य कर सकती है। इसीलिए उन्हें फोर्ट विलियम में हिंदी के अध्यापन की व्यवस्था की। यदि राजनीतिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रश्न नहीं उठा होता तो खड़ी बोली अपनी सीमा से बाहर नहीं निकल पाती। उसकी पहले साहित्यिक दृष्टि से ब्रज भाषा की प्रमुख शुरू से हो जाया करती थी। अतः साहित्यिक दृष्टि से हीन होने पर भी वह आगे आ गई और बाद में साहित्यिक अल्पता को भी उसने खरी खूबी से पूरा किया। पिछले कम दिनों में इतनी मुश्किल साहित्यिक समृद्ध संसार की किसी भी भाषा के इतिहास में नहीं पाई जाती। इस दिन से खरी बोली की प्रगति विस्मयजनक और अप्रतिम है। तो संपर्क रहने के कारण राजनीतिक से बोलियां कम हुई और भाषा का धीरे धीरे विस्तार हुआ। सैनिक सेवाएं राजनीतिक आवश्यकता और केंद्रीय शासन का अंग हुआ करती है और भाषा के विकास में उनका पूर्ण महत्वपूर्ण योगदान होता है। सेना किसी एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते थे। विभिन्न स्थानों और विभिन्न भाषाओं बोलने वालों को एक स्थान पर रहना पड़ता है। उनका शैक्षिक स्तर बहुत ऊंचा नहीं होता। स्वभावतः विचार विनिमय के लिए उन्हें ऐसी सामान्य भाषा अपनाई होती है जो सर्वजनबोध हो। इसके लिए संपर्क जरूरी है। एक दूसरे जगह जाने में
सैनिक हो या कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, ये एक जगह दूसरे जाने से ही बोली भाषियों में परिणत हो सकती है। विगत विश्व युद्ध में अनेक देशों की सेनाओं को एक साथ युद्ध भूमि में लड़ना पड़ता था। इंग्लैंड ने संयुक्त राज्य कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, भारत, रूस आदि देशों की सेनाओं एक साथ रहती और युद्ध करती थी। अपनी अपनी भाषा से चिपके रहने में असुविधा का होना अनिवार्य था। अंग्रेजी की कामचलाउ ज्ञान उस सुविधा को थोड़ी हद तक दूर कर देता था, किंतु यह नहीं समझना चाहिए कि दूसरे भाषी भी अंग्रेजी सीखते थे। इसीलिए वहाँ की भाषा की थोड़ी थोड़ी बहुत जानकारी रहनी पड़ती। यदि किसी देश पर अधिकार हो गया तो शासन की व्यवस्था के लिए वहाँ की भाषा आवश्यकता होती है। आज भारतीय सेना में हिंदी का बहुत प्रयोग हो रहा है, क्योंकि तमिल, तेलुगु या बंगला, उड़िया बोलकर आपस में संपर्क कायम रखना कठिन है, किंतु हिंदी का प्रसार और बोधगम्यता उसे अपनाने में सहायक हुई है। इससे स्पष्ट है कि भाषा के प्रचार में सैनिक सेवाओं का भी अत्यंत योगदान है। इसके लिए संपर्क जरूरी है। संपर्क एक दूसरे स्थान परिवर्तन होने से बोली कम होती है और भाषा विस्तार होती है। शैक्षिक से भी बोलियों को जोड़ने में सहायक सिद्ध होता है। शिक्षा का प्रसार बोलियों को भेद को कम करने में और भाषा के विकास में बहुत अधिक सहायक होता है। कारण इसका यह है कि शिक्षा का कोई समान माध्यम रखना पड़ता है। जब तक वैसा न किया जाए तब तक शिक्षा की व्यापकता संभव नहीं। बोलियों को शिक्षा का माध्यम बनाने से उच्चतर ज्ञान की प्राप्त कई दृष्टियों से व्यवस्थित हो जाएगी। एक तो यह कि एक क्षेत्र की बोली में लिखित ज्ञान सामग्री दूसरे क्षेत्र के लिए अनधिगम्य बन जाएगी। फिर भी उससे श्रम और धन का बहुत व्यय अपेक्षित होगा। संप्रेषण का सामान्य माध्यम इन कठिनाइयों को दूर कर देता है। उदाहरण, यदि हिंदी क्षेत्र की बोलियों को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए तो सामग्री हिंदी क्षेत्र की विषयों, बोलियों और विज्ञान की बातें रखनी होगी, जिसमें व्यर्थ की पुनरुक्ति होगी। एक हिंदी को माध्यम बना लेने से सारा भेद, सारी कठिनाइयाँ दूर हो सकती है और बौद्धिक ही नहीं भावात्मक एक भी संपन्न हो जाता है। विश्वविद्यालयों की शिक्षा का माध्यम कोई एक भाषा होती है और उस विश्वविद्यालय में अध्यापन करने वाले सभी व्यक्ति, चाहे वे किसी क्षेत्र और किसी भाषा के बोलने वाले क्यों न हो, उस भाषा को अपनाने से उन्मुख रहते हैं। दिल्ली में बंगला या तमिल बोलते बातें भी अच्छी साथी हिंदी बोलते हैं। इस तरह कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो बंगला भाषा नहीं है वे बंगला का सहज भाव से प्रयोग करते हैं। प्राचीन समय में शिक्षा का सामान्य माध्यम संस्कृत थी, अतः प्राकृतों का विकास स्थानीय विभाषाओं के रूप में ही हुआ। वे देश के एक कोने से दूसरे कोने तक शिक्षा और संप्रेषण का माध्यम नहीं बन सकी। इस संबंध में शिक्षा के स्तर के साथ उसके प्रसार पर भी ध्यान देना उचित रहा। अशिक्षित जन समुदाय अपनी बोलियों से लिपटा रहा है, किंतु शिक्षित जन समुदाय अपनी बोलियों के साथ उस समय भाषा पर भी अधिकार प्राप्त कर लेता है, जिसके माध्यम से शिक्षा दी जाती है। इस तरह साक्षरता और शिक्षा का प्रसार भाषा के प्रचार में आवश्यक सिद्ध हुआ करता है। आर्थिक कारण, आर्थिक दृष्टिकोण से भी भाषा का विस्तार है और
जब होता है और बोली समाप्त हो जाती है। आर्थिक कारण भी भाषा के प्रचार में बहुत दूर से सहायता बनते हैं। नगरों का निर्माण सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षिक या प्रशासनिक दृष्टियों से नहीं, आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वे वाणिज्य व्यवसाय के केंद्र बन जाते हैं। आजकल औद्योगिक और यांत्रिक दृष्टि से भी नगरों का महत्व हो गया है। औद्योगिक केंद्र में विभिन्न भाषा भाषी इकट्ठे होते हैं और परस्पर सहयोग और कार्य के लिए उन्हें कोई सामान्य भाषा अपनानी पड़ती है, तो इसके लिए संपर्क जरूरी है। एक जगह से दूसरे स्थान जाने पर ही हो सकता है। उदाहरण के लिए जमशेदपुर को ले लीजिए, वहाँ बिहारी, गुजराती, मराठी, मद्रासी, बंगाली, पंजाबी सभी हैं। तो ऊपर के कुछ कर्मचारियों को छोड़कर शेष मजदूर वर्ग के हैं और वे अंग्रेजी से परिचित नहीं है। वे सामान्य रूप से हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। उनमें काम लेने के लिए भी अधिकारियों को हिंदी का ही प्रयोग करना पड़ता है। इसीलिए जो हिंदी भाषा नहीं है उसे भी परिस्थिति के अनुरोध से हिंदी बोलनी पड़ती है। अंग्रेजी का दूर दूर तक प्रसार आर्थिक कारण से भी हुआ है। अंग्रेजी व्यापारी अपना माल बेचने के लिए बाजार की तलाश में दूसरे देशों में गए और उनके साथ उनकी भाषा भी गई। तो भारत में भी अंग्रेजी का आगमन आरंभ में व्यापारिक दृष्टि से ही हुआ। बाद में उन्होंने राजनीतिक सत्ता भी जमा ली, जिससे भारत में अंग्रेजी के फैलने का अवसर मिला। व्यावसायिक पहलू भी मुख्यतः आर्थिक पहलू में ही यथार्थ हो जाता है, इसीलिए उसकी चर्चा ही इस शीर्षक में की गई है। तो किसी भी कार्य में, चाहे आर्थिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, शैक्षणिक हो, संपर्क का अर्थ है एक दूसरे स्थान पर जाना। तो बोलियों को भाषा जोड़ने के लिए संपर्क बहुत सिद्ध होता है। वैज्ञानिक बोलियों को सीमाएं तोड़ने में विज्ञान का जितना योगदान है, उतना शायद ही किसी दूसरी कारण का हो। भाषाओं की प्रसार में विज्ञान का योगदान अनेक रूपों में देखा जा सकता है, जैसे रेल, मोटर, जहाज, विमान आदि यातायात के साधनों से ही महीनों में होने वाली यात्रा अब घंटों में पूरी हो जाती है। घंटों में पूरी हो जाने के कारण बोली तुरंत समाप्त हो जाता है और भाषा का विस्तार हो जाती है। इसीलिए विभिन्न भाषा भाषी क्षेत्र से आसानी से संपर्क हो जाता है। स्वभावतः है कि संपर्क उतनी बोलियों तक सीमित रहना संभव नहीं हो पाता। मुद्रण के आविष्कार से पुस्तकें सुलभ हो गई, दैनिक समाचार पत्रों का प्रचार होने लगा, अतः भाषा की एक रूपता को फैलने और स्थिर होने का अवसर मिला। आज कलकत्ता से लेकर बम्बई और दिल्ली तक हिंदी की पुस्तकें छपती हैं, पत्रिकाएँ निकलती हैं और भाषा का परिनिष्ठित रूप सबके सामने आता है, जो अकबर या शाहजहाँ के समय में संभव नहीं था। पुस्तकों या समाचार पत्रों से जहाँ भाषा का लिखित रूप सामने में आता है, वहीं रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न, चित्रपट से उसका उच्चारित रूप, इससे भाषा का उच्चारण के भेद मिटने में बड़ी सहायता मिलती है। भाषिक भेद को दूर करने और भाषा के एक रूपता लाने में रेडियो और चित्रपट का अकल्पनीय योगदान है। प्रतिदिन रेडियो से अनेक बार समाचार प्रसारित होते हैं और वे हिंदी के परिनिष्ठित रूप को सजीव बनाकर उपस्थित करते हैं। उन्हें सुनकर और हिंदी भाषी भी उतना उच्चारण संबंधी त्रुटियों को दूर कर सकते हैं और घर बैठे परिनिष्ठित हिंदी पर वैसा अधिकार प्राप्त कर सकते हैं जैसा हिंदी भाषी विज्ञान, भाषिक एकीकरण और सबसे संपर्क और सबल माध्यम है। इस प्रकार स्पष्ट है कि
बोलियां और उनके कारणों से भाषा बन जाती है। किसी भी कारण का लाभ रहता है तो कहीं किसी कारण का, कहीं अनेक कारण का साथ मिलकर काम करते हैं। पृथक पृथक या एक साथ मिलकर वे ही कारण बोलियों को भाषा परिणत करते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्वप्न देखने वाले आधुनिक युग की गति बोलियों के प्रतिकूल है। बोलियों को कई स्वाभाविक निर्बलताएं भी हो सकता है। उसकी पार्थक भावना है, उससे वर्ग भावना को प्रश्रय मिलता है। बोलियों में घिरा रहने वाला व्यक्ति अपनी अभिव्यंजना की सीमा से घाटे में रहता है। उदाहरणतः दिल्ली, मुंबई या मद्रास में मगही बोलकर न तो कोई अपने से को आसानी से बोधगम्य बन सकता है, न सुगमता से काम कर सकता है और न सामाजिक श्रेष्ठता का भागी बन सकता है। मगही के बदले हिंदी का प्रयोग करने से वे सारी असुविधाएं दूर हो जाती है। भाषा में बोलियों की अपेक्षा अधिक बोधगम्यता होती है क्योंकि वह विस्तृत भूभाग में प्रयुक्त होती है। साथ ही उसमें भाषिक एकता संपादित करने की भी क्षमता होती है। यह ठीक है कि भाषा वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से बोलियों और अधिक उपादेय है क्योंकि उनमें अधिक विभिन्नताओं के अध्ययन का अधिकार अवकाश रहता है, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से भाषाएं अधिक उपादेय और वांछनीय है। प्रिय छात्रों, भाषा विज्ञान में भाषा बोलियों का जो प्रश्न है वह इसको आज पूरा हो गया। इसको देखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा और बोली में अंतर, शास्त्रीयकरण